हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या सॉल्यूशन यानी कि विलियम चैप्टर का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, फिर हम जब ये दोनों टॉपिक को पढ़ लेंगे तब हम लास्ट में क्या समझेंगे क्या कि कैसे राउल्ट्स लॉ जो है हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जान लें कि जो हेनरी लॉ आता है वो किस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बोर्ड पे हेडिंग देख रहे हो क्या कि हमने लिखा है क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी कि गैस की द्रव में घुलनशीलता। अगर मैं हिंदी में इसको लिखने जाऊँ तो यहाँ लिख सकते हैं क्या गैस की द्रव में घुलनशीलता। ये इसका हिंदी में टॉपिक होगा, गैस की द्रव में घुलनशीलता। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है ना। आप पहले एक डायग्राम देख लीजिए क्या कि हमने इस डायग्राम में एक कंटेनर ले रखा है। ठीक है, और इस कंटेनर में जो नीचे वाला पार्ट है वो लिक्विड है, यानी जो ब्लैक कलर से दिख रहा होगा वो लिक्विड है। ठीक है, और फिर डॉटेड करके हमने डॉट करके ब्लू रंग से लिखा है वो आपका गैस है, जैसे कि हमने ऑलरेडी इंडिकेट कर रखा है। ऊपर में क्या लगा रहे हैं, हम लोड लगा रहे हैं, और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो एक पिस्टन है। बात समझ पा रहे हैं। एक कंटेनर है, उसमें नीचे लिक्विड है और बीच में गैस बड़े पर ऊपर पिस्टन लगा हुआ। आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि सभी लोग ऐसा किए होंगे, जब हम लोग नहाने जाते हैं तो बाल्टी में जब पानी होता तो फिर या तो हम जग से नहाते या मग बोल रहे या लोटा बोल लीजिए, उसको जब हम नहाने की कोशिश करते तो कभी ना कभी आप उसको उल्टा करके दबा रहे होंगे, और जब आप दबा रहे होंगे ना तो वो अंदर डूब नहीं रहा होगा। डूबने का मतलब क्या, पानी में नहीं दब रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो लोटा है या मग्गा या जग, आप जो जिस भाषा में जो बोल सकते हैं, उसमें एयर भरा पड़ा है। लेकिन अगर हम उसको दबाए रखेंगे ना, ऐसे दबा करके रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो गैस उस पानी में घुलना शुरू हो जाएगा। वही बात हम यहाँ पे लगा रहे हैं। नीचे हम यहाँ पे लिखे हैं ब्लैक कलर से वाटर है या लिक्विड मान लीजिए, ऊपर हमने गैस ले रखा है। अब जैसे जैसे हम इस पर लोड बढ़ाएंगे यानी कि दाब प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस क्या करेगा, इसके अंदर घुलना शुरू कर जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे, मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिखा W1, मतलब पहली बार थोड़ा सा वेट लगाते हैं, फिर दूसरे में दोबारा थोड़ा सा और वेट बढ़ा देते हैं, फिर दोबारा वेट बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे इस पिस्टन पे लोड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पिस्टन क्या करेगा, नीचे सरकते हुए आएगा। अब सरकने का मतलब ये मत समझिए कि यहाँ से गैस लीक कर रहा है, बिल्कुल लीक नहीं कर रहा। हम इस गैस को डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में देख लीजिए, इसका मतलब कि पिस्टन घसक के नीचे आ चुका है। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि लिक्विड के बीच में आपके एयर्स जो हैं वो डिजोल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब इन्हीं को जो मतलब ये कॉन्सेप्ट जो पहली बार दिया था उसका नाम था हेनरी। कौन दिया था बताओ, हेनरी। अभी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ या हेनरी का नियम कह लीजिए, हेनरी के नियम के अनुसार किसी भी गैस पे लगने वाला दाब, मतलब किसी गैस पे जो दाब लगाएंगे, जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे यानी कि प्रेशर, वो उतना ज़्यादा उस द्रव में जाकर के घुल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, हेनरी लॉ क्या कर रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे ये गैस इसके अंदर घुलना शुरू करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यही हेनरी का लॉ है। क्या बोलते दोबारा बताएं, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे किसी गैस के ऊपर वो द्रव में या लिक्विड में घुलना शुरू करेगा। अब उसकी जो घुलनशीलता है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऊपर लगने वाले दाब यानी कि प्रेशर पे। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे ये जो गैस है आपका इसके अंदर घुलना शुरू करेगा। यही तो हेनरी का नियम है। अब इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में कैसे पढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, according to Henry law, solubility of gas in a liquid, solubility of gas in a liquid directly proportional to applied pressure on it, directly proportional to applied pressure on it। हिंदी में अगर बोलेंगे क्या, तो किसी भी गैस की घुलनशीलता द्रव में उस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है, उस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। अब जब भी हम डायरेक्टली का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आएगा,
ठीक है ना। अब जब भी डायरेक्टली का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट भी आता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट, और यही आपका क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे केएच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेनरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। ये एक तरीका हुआ। हेनरी एक कॉन्सेप्ट और देता है, क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं। एक सीधे से समझ में आ रहा है क्या, हेनरी लोग क्या है कि जब भी हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में धीरे धीरे सॉल्युबल होना शुरू कर जाएगा। इसी को सबसे पहले किसने अब बताया था, तो हेनरी ने बता रखा था। ठीक है, एक बात आपको और समझा देते, क्या मैथमेटिकली रूप में समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथमेटिकली प्रेशर डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब सर ये मोल फ्रैक्शन वाला टर्म कहाँ से आएगा, इसको भी समझा देते हैं। एक्चुअली बुक में आपका जो डेफिनेशन दिया होगा दोनों ही दिया गया होगा, तो दोनों पे रिलेट, दोनों से संबंधित प्रश्न बनता है, तो लॉजिक पहले अपना क्लियर कर ले। ठीक है, एक बात आप समझिए, क्या आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ घेर दिया हूँ। ठीक है, अब एक बात आप थोड़ा सा कॉमनली सोच लीजिएगा, क्या कि जब हम प्रेशर लगाएंगे एक बार, यानी कि W1 जब लगाए होंगे, तो क्या सारा गैस इसमें घुल गया होगा, क्या नहीं। क्या W1 यानी कि पहली बार जब हम जो लोड लगाए हैं, क्या एक ही बार में सारा गैस घुला होगा, नहीं घुला होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका कुछ अंश घुला होगा, मतलब कुछ फ्रैक्शंस घुले होंगे। जितने भी यहाँ मोल्स होंगे ना, उसके कुछ फ्रैक्शंस इसके अंदर डिसॉल्व हुए होंगे। ठीक है, फिर W2 लगाएंगे तो थोड़ा सा और फ्रैक्शन डिसॉल्व होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है। अब यहाँ पे XB का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अगर हिंदी में बात करेंगे ना तो B का मोल अंश, B का मोल अंश। अब ये B यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल अंश, यानी कि विलय का मोल अंश। ठीक है, वापस बता रहे, देखिए यहाँ पे XB यहाँ पे क्या है, विलय का मोल अंश, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। दोबारा समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे हम लोड लगाते जाएंगे वैसे वैसे कुछ फ्रैक्शन क्या करेगा, इसके अंदर डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है क्या, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का, किसके अकॉर्डिंगली, प्रेशर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे, अब हम डायरेक्टली का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, इक्वल टू आएगा, और साथ में क्या है, कांस्टेंट आएगा, KHXB। यानी ये भी एक फॉर्मूला बनेगा क्या, हेनरी लॉ को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, कुछ मैं आपके सामने दो फॉर्मूला दे रखा हूँ, P इक्वल टू KHS और P इक्वल टू KHXB। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी का टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और XB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, क्या भाई, जो KH है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, KH डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम अगर पूछ लेगा हेनरी लॉ मतलब हेनरी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, तो नेचर ऑफ गैस। अब यहाँ पे गैस सॉल्यूट है तो यहाँ लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ गैस। KH किस पे डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, गैस की प्रकृति पर KH कमांड डिपेंड करेगा गैस की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। आगे की बात समझाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, जो KH का यूनिट होगा ना, इकाई, वो प्रेशर के यूनिट के इक्वल होगा। ऐसा जितने भी लोग यहाँ क्लास देख रहे होंगे ना, एक बात पता हो क्या कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती है, मतलब इकाईहीन होता है, इकाईहीन होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, KH का वही यूनिट होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा। अब प्रेशर के यूनिट कई होते हैं, जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टॉर, mmHg, cmHg, ये सब क्या है, प्रेशर के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो एक बात का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे कि P और KH का यूनिट हमेशा इक्वल रखिएगा, तो आपको न्यूमेरिकल करने में थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है कि किसी क्वेश्चन में आपसे P पास्कल में दे रखा है
और KH आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, तो प्लीज आप या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिएगा या पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो आपके न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा गौर से देखें। अब हम इस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है कि P इक्वल टू KH XB। ठीक है, अब जैसा कि हम बात करें क्या कि ये हम इसको प्लॉट करेंगे y एक्सिस पे। कहाँ प्लॉट करेंगे? y एक्सिस पर। और XB को हम प्लॉट करेंगे x एक्सिस पर। अब यहाँ पे इसको XB बोल लीजिए या आप S बोल लीजिए, क्या कि दोनों एक दूसरे के मतलब पैरेलल हैं। ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को। तो आप साफ साफ देख रहे हैं क्या कि जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू mx का बनेगा। इट मीन्स ग्राफ आपका एकदम ये वाला ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, कौन सा ग्राफ बनेगा? यहाँ y, यहाँ x और यहाँ m। ये स्लोप होता है, सबको पता है कि नहीं? अब यहाँ y के जगह पे कौन है बताएंगे? p है। और m के जगह पे कौन है? m के जगह पे कौन है बताइए? kh है। और x की जगह पे कौन है बताइए? XB है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? हेनरी लॉ का। किसका? हेनरी लॉ का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। y के एक्सिस पे क्या रखा गया? p को रखा गया है। x एक्सिस पे किसको रखा गया? XB को रखा गया। और y एक्सिस पर KH को रखा गया। यानी आप एक बात समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लेवल अगर ऊंचा करके पूछेंगे क्या, तो ग्राफ में m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m मतलब स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोल सकते हैं बिंदास क्या कि हेनरी कांस्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको हेनरी लॉ के सारे लॉजिक या कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। क्या मैं दोबारा बता, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं पढ़ाऊंगा इसका एप्लीकेशन कहाँ, इसका यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी कि हम हेनरी लॉ का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए पहला लिखा गया है क्या, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। यानी आसान भाषा में समझे क्या कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है या सोडा वाटर होता है उसमें CO2 को हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। CO2 को हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है क्या, टू अवॉइड बेंड्स। अब ये एक वर्ड बेंड्स क्या होता है, ये CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो भी बोर्ड है, आप इस वर्ड का मतलब पहले समझे बेंड्स क्या होता है। तो पहले मैं इसको थोड़ा समझा दूं बेंड्स क्या होता है, फिर आगे वाले स्टेटमेंट को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, गोताखोर, अक्सर अपने मूवी में देखा, जो पानी के गहराइयों में जाते हैं वो पीठ पर अपने सिलेंडर लेके जाते हैं। अब जैसा कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पानी में हम जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर हमारे चेस्ट पर पड़ेगा। ठीक है, अब चेस्ट पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, इट मीन्स ये आप समझ लीजिए हमारे पूरे बॉडी पर प्रेशर पड़ेगा। ये इसका मतलब ये है कि एयर की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बढ़ती चली जाएगी। ये बात सबको पता है क्या कि एयर को पूरे सेल के पास ले जाने का काम ब्लड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई भी आदमी या कोई इंसान या कोई लेडीज पानी के अंदर जाएगा प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर में एयर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इमेजिन ये करिए कि जब वो स्कूबा डाइवर्स जो गोताखोर पानी के अंदर गया है वो जब बाहर आएगा, इट मीन्स प्रेशर घट रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर घटेगा तो वो जो गैस डिजोल्व हुआ था वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब वो स्कूबा डाइवर्स अचानक से बाहर निकलता है तो जो हमारा बॉडी कंप्रेस्ड फॉर्म अचानक से रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही एक्सपेंड होता है क्या, तो कैपिलरीज के बीच में वैक्यूम जनरेट होने की संभावना होती है। अब उस जैसे मतलब ऐसे चिपका हुआ था, ऐसे घटेगा ना, तो उसमें नाइट्रोजन पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, अब उस वजह से क्या होता है, बेंड्स जनरेट होता है। सब बेंड्स क्या होता है, तो पेनफुल कंडीशन, मतलब जैसे कोई स्कूबा डाइवर्स अचानक से बाहर निकलता है क्या, तो सडनली जब गैस रिलीज होता है क्या, तो नाइट्रोजन क्या होता है, जो वैक्यूम से जगह बचेगा उसमें नाइट्रोजन प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन प्रवेश करने की वजह से क्या होता है,
बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, उस पेनफुल कंडीशन को हम लोग बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं। अब टू अवॉइड बेंड्स मतलब दर्द से बचने के लिए, एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, और ब्लड के टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के इन ब्लड में, द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। उसमें हम लोग हीलियम, ये जो मैंने कंपोजिशन लिखा है ना, इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हीलियम ऐड करते हैं 11.7%। और देखिए जब हम बात एयर की कर रहे हैं ना, जब हम लोग सांस लेते हैं तो इसका मतलब खाली हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, एयर लेते हैं, ठीक है ना। अब एयर में सबको पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है। तो हीलियम 11.7% उसमें डाइल्यूट करते हैं। किसके द्वारा कर रहा है बताओ? हीलियम के द्वारा कर रहा है। सर हीलियम का फायदा क्या होगा कि हीलियम, आपको एक बात पता होगा कि नाइट्रोजन से हल्का कौन है? हीलियम है। तो जो वैक्यूम जनरेट होने का जो कंडीशन होगा वहाँ पे हीलियम जाके आ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन पहले कौन पहुँच जाएगा? हीलियम पहुँच जाएगा, तो वैक्यूम जनरेट होने से बचा लेगा, ठीक है। अब जब हीलियम आएगा तो वहाँ पर पेन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए, एकदम नॉर्मल पेन होगा या नहीं होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन उस वैक्यूम वाले जगह पे प्रवेश कर जाता है, मतलब वैक्यूम जनरेट होने से पहले ही जब नाइट्रोजन प्रवेश कर जाता है तो बहुत दर्द होता है, उसको हम लोग बेंड्स कहते हैं। उस बेंड से बचने के लिए हम लोग डाइल्यूट किसके द्वारा कर रहे हैं बताओ? हीलियम के द्वारा कर रहे हैं। नाइट्रोजन कितना होता है? 56.2% होता है, और हमारा जो ऑक्सीजन है वो 32.1% होता है, जो स्कूबा डाइवर्स सिलेंडर को लेकर कैरी करते हैं, ठीक है। ये दूसरा एडवांटेज था, क्या? हेनरी लॉ कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? टू अवॉइड एनोक्सिया। ये भी एक मेडिकल टर्म है। एनोक्सिया क्या होता है? ये किस में देखने को मिलता है? एनोक्सिया, बेंड्स, ये शब्द को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एनोक्सिया, बेंड्स, ठीक है। अब आगे बात, एनोक्सिया क्या होता है? एनोक्सिया किस में देखने को मिलता है? ये देखने को उन्हीं में मिलता है जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ मैंने क्या लिखा? टू अवॉइड एनोक्सिया क्लाइंबर्स यूज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर एट हाई एल्टीट्यूड। अब सभी को पता है क्या कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल घटने लगेगा, इट मीन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में घटने लगता है, या ये बोल लीजिए क्या कि हमारे सेल में घटने लगता है, हमारे टिश्यू में घटने लगता है, तो हमारे सोचने की क्षमता कम होने लगती है, हमारा थिंकिंग पावर घटने लगता है। उसी चीज को हम लोग एनोक्सिया कहते हैं। जब थिंकिंग पावर घटने लगता है उसको हम लोग कहते हैं एनोक्सिया। इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं? जो क्लाइंबर्स होते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन है किसका? वो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके बाद इसके अलावा कुछ और चीजें बता दे रहा हूँ। ये 3 एप्लीकेशन, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाफट। चलिए एक दो बातें और आपको बता दे रहा हूँ इससे संबंधित। देखिए थोड़े पहले हम लोग हेनरी लॉ में क्या लिखे थे? P = KH XV लिखे थे। अब यहाँ पे KH क्या था? हेनरी कांस्टेंट था। यहाँ मुझे एक दो बात बताना था जो वहाँ बताने में चूक कर गया था, यहाँ बता देते हैं। KH जिस गैस का ज़्यादा होगा, मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है, हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, जिस गैस का KH ज़्यादा होगा, मतलब अगर किसी गैस का KH ज़्यादा है तो ये आप 100% याद रखिए कि उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कम होगी। आसान में हम समझेंगे क्या कि KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। जिस गैस का KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में सबसे कम होगी, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता रखा था KH किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे। KH का यूनिट क्या होता है? जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा। अब आपसे एक सवाल और पूछना है, लगे हाथ तो पूछ लेते। एक बात बताइए कि अगर मुझे किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, किसी गैस को लिक्विड के अंदर अगर डिसॉल्व करना है बिना प्रेशर बढ़ाए तो कैसे डिसॉल्व हो सकता है?
अगर किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है बिना प्रेशर बढ़ाए, हम उसको कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? तो उसका एक तरीका और याद रखिए क्या, कि टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे तो एयर पता है आपको कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स गैस वापस किस फॉर्म में आने लगेगा, बता, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। अब इसका मतलब ये भी आप याद रख लीजिए क्या, कि टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, इसका थोड़ा सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ेगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपसे क्या बताया कि KH बढ़ेगा, मतलब हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। एक बात और याद रखिएगा कि टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा एयर कंडेंस होना शुरू करेगा, और कंडेंस होकर क्या बनाएगा, लिक्विड ही बनाएगा, तो वापस किस पे आके घुलना शुरू करेगा, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? इट मीन्स क्या है कि टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। इस पर एक अच्छा सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में, क्या, वाई एक्वेटिक एनिमल इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर? वाई aquatic animal is more comfortable in cold water than hot water। तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है। Why aquatic animal is more comfortable in cold water than hot water? आपको आंसर पता चल गया क्या बोल सकते हो बता, कि कोल्ड वाटर में एयर की, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अधिक होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, जिस कोल्ड वाटर का मतलब ये है कि जहाँ पर भी कोल्ड वाटर, इट मीन्स वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होगा, और जहाँ क्लाइमेट ठंडा होगा वहाँ पर एयर की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। और एक्वेटिक एनिमल को भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया, वाई एक्वेटिक एनिमल इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिकॉज in cold water solubility of oxygen is maximum than the hot water। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल आंसर है, क्यों एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कोल्ड वाटर में देन हॉट वाटर। ठीक है, तो ये थे आपके हेनरी लॉ के, हेनरी लॉ मैंने बता दिया। फिर ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो गया, और ये मैंने कुछ और बातें बता दिया कि टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब हेनरी लॉ से संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रश्न है मैं उसको भी करवा दे रहा हूँ, ताकि वो भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, ये है हेनरी लॉ का पहला क्वेश्चन। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, then how many millimole of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.8987 bar, given KH for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। सिंपल से इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या है, कि हमें इस पूरे क्वेश्चन में पूछा क्या पहले, तो N2 का मोल पूछ रहा है कि 1 लीटर पानी में हमें N2 का कितना मोल मिलाएंगे, वो भी हमको मोल किस में चाहिए, मिली मोल चाहिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें दिया क्या क्या, तो पार्शियल प्रेशर दे रखा है N2 का, कितना दे रखा है 0.987 बार, और KH हेनरी कांस्टेंट दे रखा है 76.48 किलो बार। तो जैसा कि आपको हम बताए थे पहले कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्रेशर का जो यूनिट है वो इक्वल रखेंगे, किसका, पार्शियल प्रेशर का और KH का। जैसे हम आपको बताए कहते कि जो यूनिट प्रेशर का होगा वही यूनिट KH का भी होगा। KH मतलब हेनरी कांस्टेंट का होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 0.987 बार, और KH कितना दे रखा है 76.48 किलो बार। तो अब अगर इसको बार में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इक्वल टू KH इंटू XN2, हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। तो XN2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई KH। इसका मतलब क्या, 0.987 को जब हम लोग 76480 बार से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। और जैसे कि बार से बार कट जाएगा तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। आगे क्या दे रखा है, एज्यूम 1 लीटर ऑफ H2 इक्वल टू
1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप सबको पता है क्या है कि गैस वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 kg पर लीटर होता है। तो हमें प्रश्न में वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का और डेंसिटी पता होता है कितना 1 kg पर लीटर, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, वाटर का मास निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक एजम्पशन ले लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन मास हमको पता है कितना 1000। नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास हम लोग को दिया कितना 1000 और नीचे मोलर मास कितना है 18। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वाटर का मोल कितना आ जाएगा 55.5 मोल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो आपको हम बताया था क्या कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखते हैं। तो देखिए x का n का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है, n मतलब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है। तो हम देखें नाइट्रोजन का मोल ऊपर रखें और नीचे क्या रखते हैं, सॉल्यूशन का मोल रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाटर की रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन के मोल को एलिमिनेट कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन है वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो बोल रहा है मिली मोल, यानी जो हमारा आंसर आएगा बहुत छोटा आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाटर के रेस्पेक्ट में इसके मोल को डिनोमिनेटर से नेगलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारा x मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ये आपका बन जाएगा। अब हमको पता है क्या है, ये भी नॉलेज में है और ये भी नॉलेज में है। तब हम लोग सीधे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन निकाल, इसको इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको पता है क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और ये हमारा क्या है, मोल ऑफ वाटर। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा वैल्यू ये वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। आंसर यही हमारा खत्म हो जाता अगर मोल में क्वेश्चन पूछ लेता तो। लेकिन प्रश्न लोगों से पूछा है कि मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालना, तो मिली मोल में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जैसे इस टर्म में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻1 मिली मोल, और -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.716 मिली मोल, और यही हम लोग का एक्चुअल आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रश्न का आपको समझ में आ गया हो। पहले क्या निकालना था बताइए, मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हैं। अब मोल फ्रैक्शन की सहायता से हम लोग नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। कुछ सवाल और देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन को जो कि एग्जाम में पूछा गया, H2S ए टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल। H2S एक जहरीला गैस, इसका स्मेल कैसा था, सड़े हुए अंडे के समान। इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर, H2S गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कितनी है, एट STP इज 0.195। और स्मॉल m का मतलब समझ लीजिएगा क्या है कि मोलैलिटी दिया हुआ है, मोललता हिंदी में कहते हैं। और कैलकुलेट KH, हम लोगों से हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है। यानी आप एक बार बताइए, हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, P = KH × X चाहिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में प्रेशर दिया हुआ है, कैसे आपको बता दे क्या कि जैसे ही बोलता है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो STP पे जो प्रेशर होता है वो होता है 0.987 बार। इट मीन्स हमको प्रेशर पता है, हमको बस x निकालना। अगर आपको हेनरी लॉ पता होगा, P = KH × XB लिखे थे, तो XB निकाल लेंगे तो हम लोगों को KH निकालने में आसानी होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर kg ऑफ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको मोलैलिटी दिया हुआ 0.19, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 0.195 मोलैलिटी दे रखा है। इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट हमारा H2S है, तो हम क्या लिखेंगे, H2S का मोल।
डिवाइड बाई 1 kg। तो इसका मतलब हमें H2S का मोल कितना मिल जाएगा, 0.195 हम लोग को मोल मिल जाएगा। अब जैसे कि 1 kg सॉल्वेंट है, इट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो वाटर का मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास को 18 से डिवाइड कर देंगे। गिवन मास में मोलर मास पता है सबको, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। तो जैसे ही निकालेंगे हमारा मोल कितना आ जाएगा, 55.5 मोल आ जाएगा, 55.5 मोल आएगा। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि मोल फ्रैक्शन निकालना जरूरी है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है बताइए। जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमको निकालना तो उसका मोल ऊपर रहता है, नीचे पूरे सॉल्यूशन का मोल होता है। ऊपर में जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है, किसका निकाल रहे हैं, H2S का ना, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर रहता है, नीचे पूरे सॉल्यूशन का रहता है। ठीक है, तो हमें मोल तो पता है, H2S का ही पता है और वाटर का भी पता है, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। H2S का कितना है 0.195, वाटर का 55.5 एंड प्लस 0.195। आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0035 आएगा, 0.0035 आएगा। ठीक है, x निकल गया ना। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ हेनरी लॉ, P इक्वल टू KH इंटू एच। यहाँ पे मोल H2S हमारा सॉल्यूट है, तो P इक्वल टू KH इंटू X2S। अब KH इक्वल टू क्या जाएगा, P बाई X H2S। तो P हम लोग को पता है, इसके मोल फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 282 बार हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हेनरी कांस्टेंट कितना आएगा 282 बार। ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन में पढ़े हैं, इसके पहले वाला और ये अभी जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए हेनरी के आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा है KH फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। मतलब हमें हेनरी कांस्टेंट CO2 का दिया हुआ है वाटर में 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। कैलकुलेट द क्या क्वांटिटी ऑफ CO2, हमको CO2 का क्वांटिटी पता करना इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। जब भी मैं आपको हेनरी कांस्टेंट वाला स्टेटमेंट दिया था तो एक बात आपको मैंने बताया था क्या, कि आपको जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे प्रेशर को इक्वल टर्म में रखिएगा, यानी कि सेम यूनिट में रखिएगा। और आप गौर से देखिए KH दे रखा है पास्कल में और प्रेशर दे रखा है ATM में, तो या तो आप ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिएगा या पास्कल को ATM में कन्वर्ट कर लीजिएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या हम सॉल्व करके रखे हुए हैं। गिवन KH इक्वल टू क्या दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। प्रेशर अपन लोग को दे रखा है क्या 2.5 atm हमको प्रेशर दे रखा है। अब जिनको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि 1 atm इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 atm इक्वल टू इतना होता है, तो देयरफॉर 2.5 atm इक्वल टू कितना हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर पास्कल में आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, KH को और P को इक्वल यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी कि पास्कल में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब अगला क्या, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सबको पता है P इक्वल टू KH इंटू X CO2। अब यहाँ पे X मोल फ्रैक्शन है, किसका मोल फ्रैक्शन, तो CO2 का मोल फ्रैक्शन। तो X CO2 इक्वल टू क्या होगा, P बाई KH हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग को P और KH दिया हुआ है यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर X CO2 कितना आ जाएगा 1.514 इंटू 10 टू द पावर -3। अब जैसा कि आपको पता मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होगा नहीं, तो अब देखिए PA से PA कट जाए तो कोई यूनिट नहीं आएगा। अब आगे क्या चलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ CO2। यानी आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना तो उसका मोल ऊपर रखिएगा और नीचे में
सॉल्यूशन का मोल रखिएगा। अब अगेन देखिए हम यहाँ पे क्या किए बताओ, NCO2 इसके रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल हम लोग का ईजी हो जाएगा। अब XCO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCO2 डिवाइड बाई NH2O। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब हमको वाटर का मास पता है। तो जब वाटर का मास पता है तो हम लोग वाटर का क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो 500 को क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें वाटर का मोल मिल जाएगा कितना, 27.78 मोल। अब नाउ NCO2 हमें क्या करना है, CO2 का मोल निकालना है। तो आप एक बात बताइए, CO2 का मोल कैसे निकाल सकते हैं, CO2 के मोल फ्रैक्शन से वाटर के मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाटर के मोल को मल्टीप्लाई करने हम लोग का CO2 का मोल आ जाएगा। हम देखिए यहाँ पे यही किए हुए हैं, देख लीजिए, मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ H2O इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल H2O का निकाल चुके हैं और CO2 का मोल फ्रैक्शन पता है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें CO2 का मोल इतना आ जाएगा, कितना भाई, 42.05 इंटू 10⁻³ मोल। अगर क्वेश्चन मोल तक रहता तो यहाँ काम खत्म है। अब आगे बात क्या करता है, मोल ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CO2। एक्चुअली में क्वेश्चन में हमसे मास पूछ रहा है, हम कितना मास डालेंगे, क्वांटिटी कितना मास डालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, गिवन मास, तो आप मोल में क्या करिएगा, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मास ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42.05। ये क्या है, मोल किसका, CO2 का। अब ये CO2 का मोलर मास कितना होता है, सबको पता होता है 44। कैसे, ऑक्सीजन और कार्बन के मोलर मास को जोड़ देंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। तो आप 44 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1850.59 इंटू 10⁻³ ग्राम। अगर आप 10⁻³ से उसको डिवाइड करेंगे तो आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा 1.85 ग्राम, आपका सही आंसर है। ठीक है, तो कितने ग्राम CO2 मिलाएंगे 500 ml वाटर में भाई, तो वह आपका 1.85 ग्राम आपका एक्चुअल आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको हेनरी लॉ बता दिया, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में बता दिया, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बता दिया, और हेनरी लॉ पे जो न्यूमेरिकल 3 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करें, क्या प्रेशर वाला KH और P का यूनिट सेम कर लेंगे, और न्यूमेरिकल निकालते टाइम आप चाहेंगे तो यहाँ से मोल ऑफ जो सॉल्यूट होगा उसको नेगलेक्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सभी टर्म को मैं सही समझा पाया हूँ। अब हम क्या देखेंगे, राउल्ट्स लॉ में चिप टॉपिक के इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आज हम आप लोगों को सॉल्यूशन का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक हेनरी लॉ और एक राउल्ट्स लॉ। अब हेनरी लॉ खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। एक उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको डिस्कशन करते हैं। आइए अपने अगले टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। लेकिन इस टॉपिक को जानने से पहले ये जान लें कि ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है। तो हेडिंग क्या हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्या कि हेनरी लॉ किसके अंतर्गत था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले 2 बातें आप जान लीजिएगा, क्या कि वोलेटाइल और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होने वाला है। तो पहले तो ये जान लें कि वोलेटाइल क्या होता है, कि किस स्टेटमेंट में एक शब्द आ रहा है वोलेटाइल क्या है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो ईजिली वेपराइज हो जाए, मतलब वैसा लिक्विड जो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक रिलेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से इसका क्या संबंध है। अब एक इमेजिन कर लीजिए कि 2 लिक्विड आपके पास है जिसको हम A और B नाम दे देते हैं, और A वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है और B वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हम दोनों को एक साथ जब गर्म करेंगे तो पहले वेपर कौन बनाएगा, तो आप जानते हैं क्या कि जब दोनों को एक साथ गर्म करेंगे तो जो B वाला है वो 80 डिग्री पे बॉयल करेगा, मतलब वेपर बनाएगा, और A वाला 100 डिग्री पे वेपर बनाएगा। तो जब तक B 80 पे पहुंच करके वेपर बनाना शुरू कर चुका होगा तब तक A अभी कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब वो 100 पे जाएगा तब वेपर बनाना शुरू करेगा, तब तक B वाला ऑलरेडी बहुत सारा वेपर बना चुका होगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जितना ज़्यादा वेपर बनाएगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर लगा सकता है।
जितना ज़्यादा वेपर बनाएगा उतना ज़्यादा क्या लगा सकता है, प्रेशर लगा सकता है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं क्या कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगा सकता है। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ रहा है कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनने की संभावना है। इस बात को दिमाग में भर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या आप जब एग्जाम हॉल में वाइवा देने जाएंगे, प्रैक्टिकल का टाइम भी चल रहा है, तो वहाँ एक ऐसे ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बोलेगा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 लिक्विड है और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो पहले वेपर कौन बनाएगा? तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है क्या कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर बनाएगा। कुछ लोगों को तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन वही लड़का लड़की बता पाएगा जिसको बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। इंग्लिश में अगर बोलना होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं ना वो वोलेटाइल लिक्विड का ले रहे हैं। ठीक है, और हम जो बात करेंगे या आप जो बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, हम लोग बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का। अभी सर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे 2 कंपोनेंट मिक्स होंगे, जिसमें हम एक को सॉल्यूट बोलेंगे और दूसरे को सॉल्वेंट बोल देंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर के चले, इसका थोड़ा सा दिमाग में बात रखेंगे। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर, Vp मतलब वेपर प्रेशर है, ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है, कुछ समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। अब हम जब एग्जाम यहाँ से समझाना शुरू करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ लिखा है। आप देखिए एक कंटेनर में मैंने एक लिक्विड ले रखा है जो मैंने ब्लैक रंग से डॉट कर रखा है, दूसरे कंटेनर में बी लिक्विड है जिसको हमने ब्लू रंग से डॉट कर रखा है, और तीसरे कंटेनर में ए और बी दोनों है, यानी ब्लैक और ब्लू दोनों दिख रहा होगा। इट मीन्स इसमें एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्यूशन है। तो हम ये भी बता देते हैं, मान लेते हैं क्या कि जो ए वाला है वो हम लोगों का सॉल्वेंट है, ठीक है, और बी वाला जो है वो हम लोग का सॉल्यूट है। एक बात और हम लोग एज्यूम करके पढ़ाई कर लेते हैं क्या कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। अब इस स्टेटमेंट का आपको मतलब पता चल चुका है क्या कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी का मतलब क्या है कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है बी से कम है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए क्या कि ए जो है अभी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और बी भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब आप ऐसे करिए ना कि दोनों को एक साथ गर्म करिए। मैं नीचे देखो, मैं एरो दे से हीट की इंडिकेशन कर रहा हूँ। अब दोनों को हम एक साथ गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे गर्म करेंगे ना, ये अब जो लिक्विड है वो किस में जाना शुरू कर देगा बताओ? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। लेकिन ये कब होगा? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बनाना शुरू करेगा। अब एक बात मुझे बताइए क्या कि जैसे जैसे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, जैसे जैसे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वो वैसे वैसे इस पिस्टन के ऊपर जो ब्लैक कलर का पट्टी दिख रहा है वो एक्चुअली में पिस्टन है। अब ये क्या करेगा? धीरे धीरे, देखिए मैं लाल रंग से उसको इंडिकेट कर रखा हूं, यहाँ ग्रीन रंग से, इसमें से जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अब बात को समझिएगा क्या कि जैसे जैसे लिक्विड इसमें वेपर में जाएगा वैसे वैसे वो पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात बताइए, क्या
गर्म करते ही, मतलब हम किसी चीज़ को गर्म, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते ही सभी लिक्विड वेपर में चल जाते हैं क्या? नहीं, धीरे धीरे जाते हैं। अब मुझे यही बात आपको समझाना है क्या, कि जब ये दोनों अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं तो सभी लिक्विड डायरेक्टली वेपर में नहीं जाएंगे, उसके धीरे धीरे फ्रैक्शन, यानी इसका कुछ फ्रैक्शन जो होगा, इसका कुछ फ्रैक्शन जो होगा इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। किसके ऊपर भाई? पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। अब बात आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि इस पिस्टन पर लगने वाला जो प्रेशर है वो इस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। मतलब इस लिक्विड का जितना भाग वेपर में गया होगा वह उतना ही भाग क्या करेगा? उस पिस्टन को ऊपर की तरह धक्का देगा। ठीक है, अब बात करेंगे सर आप यहाँ पे पी ए नॉट क्यों लिखें, तो बता दे रहे हैं, इसमें सिर्फ ए लिक्विड है ना, तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ ए के द्वारा लग रहा है। इट मीन्स ये प्योर लिक्विड है, मतलब इस ए में कोई चीज मिक्स नहीं है। तो पी मतलब वेपर प्रेशर, किसका भाई? एक, और नॉट लगा दिया ना, इसका मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली यहां भी क्या कर रहे हैं, यहां मैंने ग्रीन रंग से इंडिकेट कर रखा है, सेम बात है, जैसे जैसे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा वैसे वैसे प्रेशर लगाएगा पिस्टन के ऊपर। तो हमने यहां लिखा है पी बी नॉट, यानी कि बी का प्योर वेपर प्रेशर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, कि जब आपके घर में खाना बनता है, कुकर रखा होता है चावल, तो उसमें पानी मिला होता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम कुकर को जैसे ही रखे चूल्हे पे और सीधे सीटी मार दे, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या है कि जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाता होगा, तो जैसे हमने कुकर को गैस पे रखा, वो धीरे धीरे वेपर बनाना शुरू कर दिया। अब वेपर का मतलब क्या, अभी उसमें वेपर बन रहा है। अब एक समय ऐसा आता है क्या कि जब सीटी में से आवाज, इसका मतलब क्या है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों इक्वल है, लेकिन अब हीटिंग देने की फिनोमिना अगर चालू रहेगी तो अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा सीटी को हटा देगा। इट मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, इट मीन्स ये हो गया कि लिक्विड के द्वारा जो वेपर प्रेशर बनाया गया है वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो गया। ठीक है, जैसे ही कुछ गैस रिलीज हो जाता है सीटी वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि सीटी तब तक दबा होता है जब तक कि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और जैसे ही अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है सीटी हट जाता है, और फिर बहुत सारे गैसेस बाहर निकलते हैं। जैसे गैस बाहर निकलेगा अंदर का कुछ प्रेशर घट जाता है, वापस सीटी नीचे गिर जाता है। बस समझ पा रहे हैं कि चूल्हे पे रखते ही कुकर सीटी नहीं मार देता है, पहले वेपर बनता है फिर वो प्रेशर लगाता है। ठीक है, जब बहुत सारे प्रेशर लग जाते हैं, इसका मतलब एटमॉस्फेयर से जब ज़्यादा हो जाता है तो सीटी को उठा देता है। जब बहुत सारे गैसेस निकल जाते हैं तो फिर सीटी वापस बैठ जाता है। अब इतना तो समझ पा रहे हैं क्या कि सभी लिक्विड आप कभी कुकर बीच में खोल के देख लीजिएगा, सारा लिक्विड ना वेपर में नहीं गया होगा, कुछ लिक्विड फॉर्म में रहेंगे होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि जो भाग उसका वेपर फॉर्म में गया होगा ना, वही भाग क्या कर रहा होगा, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, इतना मान लीजिएगा। चलिए अब इसमें आते हैं, ये दोनों अलग अलग थे, ए अलग था और बी अलग था, दोनों को अलग अलग गर्म कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या किए, अब हम लोग सॉल्यूशन बना दिए। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। अब आप गौर से देखेंगे क्या, हम यहाँ पर ब्लैक और ब्लू दोनों रंग दिख रहा होगा, इट मीन्स आप इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मिक्स है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? सॉल्यूशन वाला पार्ट है, ये हम लोग का सॉल्यूशन है। अब जैसा कि हमने बोल रखा है क्या कि A इज मोर वोलेटाइल देन B, इट मीन्स A पहले वेपर बनाएगा देन B। अब जब हम इस सॉल्यूशन को गर्म करना शुरू करेंगे तो A भी वेपर बनाएगा और B भी बनाएगा, लेकिन अब ये प्योर नहीं है क्योंकि अभी दो अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स किया गया। अब जो A के द्वारा प्रेशर लगेगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ A, और जो B के द्वारा प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ B। बात समझ पा रहे हैं?
अब इसी चीज को यहां से अब मैथमेटिकली समझाऊंगा तो आपको वापस स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। अब गर्म करते ही सारा लिक्विड वेपर में नहीं आएगा, इतना तो आप मान लेते हो ना, ठीक है। अब एक बात और आप बताइएगा क्या, दूसरी बात तो आप मेरे समझ लीजिए कि यहां जो प्रेशर लग रहा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बताओ? इस लिक्विड के क्वांटिटी पर भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा लिक्विड का क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा प्रेशर वेपर बनेगा। ये मानते हो ना कि जितना ज्यादा लिक्विड का क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। अब यहां बात कर लेते हैं सीधे सीधे। अब यही स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ लिखा ना पार्शियल वेपर प्रेशर, वही बता रहे हैं, वही आप समझो यहां पे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आया कि इस पे लगने वाला प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? इसके क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। किसके क्वांटिटी पर भाई? लिक्विड के क्वांटिटी पर। जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, यही बात ये कह रहा है। तो इस पिस्टन पर लगने वाला वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर। अब बताइए इस सॉल्यूशन में ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है ना। अब ए ज्यादा प्रेशर लगाएगा कि बी ज्यादा प्रेशर लगाएगा, किस पे डिपेंड करेगा? उसके क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके अब ये भी उसे कितना फ्रैक्शन वेपर में गया है, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और जब भी हम लोग डायरेक्टली का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कि हम एक्स ए लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये कंपोनेंट ए के लिए बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ए के लिए बात कर रहा है। अब सिमिलरली हम कंपोनेंट बी के लिए भी निकाल सकते हैं, कंपोनेंट बी। तो बी के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो डिपेंड करेगा एक्स बी पर, कि इसमें बी की कितनी क्वांटिटी, कितना फ्रैक्शन इस लिक्विड में बी का, इस लिक्विड में बी का कितना फ्रैक्शन मौजूद है। तो वही पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी नॉट इक्वल टू एक्स बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। बात समझ में आ गया? बस यही बात ये कह रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन फॉर ए वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि वेपर प्रेशर जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यानी पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? कि इस सॉल्यूशन में ए की मात्रा कितनी है और इस सॉल्यूशन में बी की मात्रा कितनी है। बात समझ पा रहे कि नहीं? बस यही तो है राउल्ट्स लॉ, खत्म। राउल्ट्स लॉ यही है आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ये ध्यान रखना है कि लिक्विड दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए। द वेपर प्रेशर एक्सर्ट बाय ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर एक्सर्ट बाय ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इस पिस्टन पर लगने वाला टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर कितना होगा बताइए तो टोटल प्रेशर जो होगा वो उसको हम इंडिकेट करेंगे पीटी से। तो वो क्या होगा? पीए प्लस पीबी होगा। बात पकड़ पा रहे हैं? टोटल प्रेशर होगा पीए प्लस पीबी। अब हम बात करते हैं क्या कि इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा। तो पीटी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये अब बात समझेंगे क्या कि ये हमारा टोटल प्रेशर, ये भी हो सकता है। अब मेरे ख्याल से एक बात आप सभी लोग को एक नॉलेज में होगा, क्या एक नॉलेज की बात कर रहे हैं क्या कि यहां थोड़ा समझेंगे क्या कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो ऑलवेज 1 होता है। इस बात को मैं आइडिया लगाता हूं, आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है।
तो इट मीन्स अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन पता होगा, सॉरी बी का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम ए का आराम से निकाल सकते हैं। अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन पता हो तो ए का आराम से निकाल लेंगे, वैसे अगर मुझे ए का पता होगा तो बी का निकाल लेंगे। आई होप इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल बनाते टाइम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम ही 1 के इक्वल आता है। अब एक काम क्या कर सकते हैं आप कि XA की जगह पर 1 माइनस XB लिख सकते हैं, या XB की जगह पर 1 माइनस XA लिख सकते हैं। कहाँ पर? इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या जैसे हम लोग PT इक्वल टू रखेंगे, अब यहाँ रख लीजिए PA नॉट 1 माइनस XB रख लीजिए प्लस PB नॉट XB। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए तो PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB, ये भी। अब यहां आप देख रहे हो क्या कि XB कॉमन हो रहा है, XB हमारा कॉमन हो रहा है। अब यहां हम थोड़ा सा बता देते हैं, XB को पहले लिख लीजिएगा और PA नॉट को बाद में लिख लीजिएगा। तो PT इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, PT इक्वल टू आ जाएगा PT इक्वल टू क्या आ जाएगा PA नॉट, इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको इधर और इसको इधर लिख लीजिएगा, प्लस PB नॉट XB माइनस PA नॉट XB। ठीक है, अब यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, तो PA नॉट अपने जगह पर रहेगा, यहाँ पर आप XB कॉमन ले लीजिएगा तो आपको हो जाएगा PB नॉट माइनस PA नॉट। ये भी एक हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन गया बताओ? ये सभी फॉर्मूले हैं राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत। सभी फॉर्मूले किसके अंतर्गत है? राउल्ट्स लॉ के अंतर्गत चल रहा है। अब इस डायग्राम का थोड़ा सा बात बता देते हैं। ये डायग्राम भी राउल्ट्स लॉ का ही है। इतने सारे डायग्राम को हम लेकर के आपके सामने बैठे हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते, बुक्स में दिया है, आप देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ के। अब ये एक एक्स और वाई एक्सिस है। अब गौर से देखें क्या कि इस कंटेनर के इस कॉर्नर पर, इस कंटेनर के इस कॉर्नर पर XB का मान 1 दे रखा है और XA का मान 0 है, और इस कॉर्नर पर XB का मान 0 है और XA का मान 1 है। जैसे कि आपको हम बता रखे हैं क्या कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। इसका मतलब ये है कि इस कॉर्नर पे A है और B नहीं है। इट मीन्स A जो यहाँ पे B है वो प्योर है, यानी इस लाइन पे जो प्रेशर लगेगा ना बाबू, वो P के द्वारा ही लगेगा, मतलब B के द्वारा ही लगेगा। इसलिए हम इसको क्या लिख दिए, PB नॉट लिख दिए। क्यों नॉट लगा रहे हैं बताओ? क्योंकि इस कॉर्नर पर जो A नहीं है सिर्फ B है, इट मीन्स प्योर B है। तो यहां इस लाइन पे जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे PB नॉट। अब आगे गौर से देखें, इस कॉर्नर पे B नहीं है, A है, तो इस लाइन पे जो प्रेशर लग रहा होगा ना वो A के द्वारा लग रहा होगा सिर्फ, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, PA नॉट। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब ये मिक्स हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए A का मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो भाई साहब आपको पता है जब A का मोल फ्रैक्शन घट रहा, सॉरी B का मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो जब मोल फ्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या कर रहा है, घट रहा है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ से A का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा डायग्राम था। अब एक बात बताते क्या सर, ये लाइन क्या है, तो बाबू ये टोटल प्रेशर, ये किसके इक्वल है, PT इक्वल टू PA प्लस PB के इक्वल। ये PT इक्वल टू क्या है, PA प्लस PB। अब इस पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर कितना है, PA प्लस PB। सर अंदर PA PB क्यों, आप देख रहे हैं कि अंदर दोनों मिक्स हो रहा है, PA और PB। PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हो कि मोल फ्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे XA और XB क्या है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। XA XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। और PA PB तो आपको बता दिया ना कि PA क्या है, PA यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A लिक्विड। PB क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ B लिक्विड, मतलब B के द्वारा।
और एक्स बी क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। जितना ज्यादा फ्रैक्शन है उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा ना। तो एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताएंगे वाई ए और वाई बी। यहाँ भी न्यूमेरिकल बनता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक जो स्टेटमेंट हम पीछे माने थे ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं किसको क्या बोला जाता है। देखिए एक्स ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। एक्स बी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पी ए नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और पी बी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। बाबू एक बात आप ध्यान रखें प्लीज, जब भी आप डेरिवेशन करेंगे ना, ये लास्ट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि आप किसको क्या माने हैं, वरना अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें लिखी गई होंगी, ठीक है ना। अब जहां तक मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चे को जब पढ़ा रहा था ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे क्या कि बताइए क्या कि गैसियस फेज का वेपर प्रेशर कितना होगा, सॉरी गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन था। तो यहां हम बता रखेगा वाई ए और वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, जो वेपर में जो गया था ना कंपोनेंट का फ्रैक्शन, उसको हम इंडिकेट करेंगे वाई ए और वाई बी से इंडिकेट करेंगे। एक्स ए एक्स बी क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में। वैसे वाई ए वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई बी क्या, मोल फ्रैक्शन बी इन वेपर। इस पे भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में। अब आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब प्रेशर जनरली गैस ही लगाता है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये क्लास 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में दिया गया है और प्रूफ भी किया गया, डेरिवेशन भी किया गया होगा। तो पार्शियल प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इट मींस पी ए इक्वल टू क्या होगा, वाई ए इंटू पी टी। तो अगर मुझे वाई ए निकालना होगा तो पी ए बाई क्या कर देंगे, पी टी कर देंगे, और वाई बी निकालना होगा तो पी बी बाई पी टी कर देंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है मोल फ्रैक्शन निकालिए ए और बी का इन वेपर फेज, तो आपको बाबू ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। एक बात आपको बता दें, ए और बी से मत घबराइए, किसी बुक्स में 1 और 2 लिखा होगा, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, तो हमने कंपोनेंट ए और बी ले रखा है, इसके लिए दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज़ थोड़ा सा मुझे ये बताने का एक ही तात्पर्य था कि आपका न्यूमेरिकल यहाँ भी बनेगा और बनता है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वेपर फेज में कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। अब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg। तो मैं यहाँ बता रखा हूँ क्या कि ये आपका पी ए नॉट है, या आप ये बोल दीजिए कि पी नॉट क्लोरोफॉर्म, और उसको लिख लीजिए पी बी नॉट और पी नॉट CH2Cl। ये आपको पहले ही बता देने कि न्यूमेरिकल करने में थोड़ा सा आसानी होगी रेस्पेक्टिवली, मतलब हमको क्वेश्चन में प्योर वेपर प्रेशर पता है। अब आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी हमसे टोटल वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है। और दूसरा सवाल क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब आइए देखिए आ गया सवाल, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बोले थे ना, वाई ए बाबू निकालना सीख लीजिए। देखिए मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमको क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म का मास दिया हुआ था 25.5,
और क्लोरोफॉर्म का मोलर मास होता है 119.5। इसको डिवाइड करेंगे ना तो 0.213 मोल आ जाएगा। वैसे डाइक्लोरोमीथेन का भी मास दिया हुआ था 40 ग्राम, इसका मोलर मास होगा 85 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हम इसको Na और इसको Nb बोल दिए। अब यहां निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। आपको पता है मोल फ्रैक्शन निकालने के तरीके क्या है? जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसका मोल रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा टोटल सॉल्यूशन का मोल। तो बस ये निकाले हैं क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन हम लोग का इतना आएगा, उसको हम लोग x से मान लिए हैं। और डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन पता था ना कैसे आता है? अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो दूसरा का निकालें क्या करेगा? 1 में से उसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.688 आ जाएगा। इसको x भी बोल दिए, इसको xa बोल दिए। ठीक है, अब आगे की बात को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अभी मैं थोड़ा पहले ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, PT इक्वल टू PA0 प्लस XB ब्रैकेट में PB0 माइनस PA0। तो PA0 हम लोग को दिया हुआ 200 प्लस XB हम लोग का 0.688, PB0 अपन लोग को पता था 200 रख दिया। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू, ये जो वैल्यू रखा है, अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 215 आ जाएगा। 0.688 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आ जाएगा। कुल मिला के हम लोग का पार्ट 1 बन गया। अब हम लोग बात करते हैं इसका पार्ट 2 क्या आएगा। आपसे क्या पूछा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो हमें टोटल प्रेशर पता था। क्या पता था? टोटल प्रेशर पता था। और मतलब निकालें, पता क्या था? मतलब निकालें। और हम लोग को वेपर प्रेशर A और B का पता है। प्योर, हमें A और B का प्योर वेपर प्रेशर पता था। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, याद होगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था? PA इक्वल टू PA0 XA, PB इक्वल टू PB0 XB। बस यही वाला फॉर्मूला लगा करके ये निकाल रहे हैं। तो P मतलब क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म का प्योर पार्शियल प्रेशर इनटू XA। तो प्योर हम लोग को 200 दिया हुआ है और XA हम लोग निकाले हुए 0.312। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम लोग का पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म का ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही डाइक्लोरोमीथेन का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे P0 CH2Cl2 इनटू XB इनटू XB। तो XB हम लोग को दिया हुआ 0.688 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 415 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का आंसर ये आ जाएगा। तो हम लोग जो ये निकाले क्या है? पार्शियल प्रेशर क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा, हमें पूछा है मोल फ्रैक्शन। तो अभी आप देखें हम क्या मोल फ्रैक्शन निकालने का अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या लिखे थे बताइए? PT इक्वल टू PA इक्वल टू क्या लिखे थे? PT इंटू YA लिखे था ना। तो YA बराबर क्या हो जाएगा? PA बाई PT। तो बस यही वाला दिमाग लगा करके हम लोग फॉर्मूला निकाल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो Y निकालने के क्या? पार्शियल प्रेशर बाई टोटल प्रेशर। यहाँ रखिए वैल्यू जो कि हम लोग ऊपर निकाल लिए हैं, हम लोग का 0.82 वैल्यू आ जाएगा। वैसे क्लोरोफॉर्म का वेपर फेज में क्या हो जाएगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म बाई PT। तो हम लोग देखिए ऊपर ऑलरेडी निकाले हुए हैं, यहाँ पे वैल्यू चेक कर ले सकते हैं, कहीं दिक्कत कुछ नहीं, सब वैल्यू ऊपर निकाला गया। देखिए 62.4 डिवाइड बाई 3 47.9 हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। यहाँ निकालना होगा तो ये वाला वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर कहीं डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। ऐसे कोई डाउट होगा नहीं, सभी बातों को मैंने क्वेश्चन के माध्यम से समझा रखा है। दोबारा एक बता सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पता हम लोग को, तो XA XB निकाल लिए क्वेश्चन से। ठीक है, फिर पार्ट्स क्या निकाला था? वेपर फेज में आपसे पूछा था मोल फ्रैक्शन कितना होता है, उसका फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है? PA इक्वल टू क्या था? PT इंटू YA। तो YA बराबर क्या हो जाएगा? PA बाई PT। सिमिलरली YB बराबर क्या होगा? PB बाई PT। तो बस वही चीज़ हम लोग निकाल दिए। हम यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए हैं क्या ये क्या है? PB है क्या, ये बताओ। और हमको ये समझ आती है हमारा क्या है? PB। ये हमारा क्या है? PA। ठीक है, ये हमारा क्या था? PB0। ये हमारा क्या था? PA0। ऑलरेडी देखें हम ऊपर मान रखे हैं, अब देख लीजिए ऊपर मान रखे हैं।
सॉल्व करें हम लोग का आंसर धड़ाधड़ आ जाएगा। कोई ज़्यादा बस फॉर्मूला नॉलेज में है ना, आप देख रहे हैं टोटली एग्जाम मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ये एग्जाम के पूछे गए प्रश्न। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए राउल्ट्स लॉ के आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture in 600 mm Hg and also find the composition in vapor phase. कुल मिला के आसान भाषा में बात करें तो वो हम लोगों से XA, XB, YA, YB पूछ रहा है बस। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, PA नॉट 450, PB नॉट 700 और PT 600 mm Hg। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हम लोग का फॉर्मूला क्या था जो कि हम लोग डिराइव किए थे, PT इक्वल टू PA नॉट प्लस XB PB नॉट माइनस PA नॉट। ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है और मेरे ख्याल से सबको अभी याद होगा, लेटेस्ट पढ़े हुए हैं। अब हम लोग करना क्या है कि वैल्यू को बस पुट कर दो, 600 450 XB 700 450, बस इसको इससे घटाएंगे तो 150 आ जाएगा और इसको इससे घटाएंगे तो 250 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 150 बाई 250 तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.6। और जैसे कि सबको पता है मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, अगर मुझे एक का पता चल गया तो दूसरे को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। तो x भी हम लोग का 0.6 है तो x से कितना हो जाएगा 0.4। कोई दिक्कत नहीं, x से a x भी निकाल लिया। अब बात करते हैं PA की। PA कैसे निकालते हैं, PA ये भी राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट यही ना था राउल्ट्स लॉ का, PA इक्वल टू PA नॉट x है। तो PA नॉट हम लोग को दिया हुआ है और XA हम लोग निकाल चुके हैं। तो 450 इंटू 0.4 करेंगे 180 mm Hg, यानी कि A का पार्शियल प्रेशर है और PB वैसे ही निकाल लेंगे 0.6 इंटू 700 हम लोग का 420 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग को पूछा ये नहीं, हम लोग से पूछा YA YB है। YA वाले फॉर्मूला अभी बताया था ना आपसे, डाल्टन लॉ के हिसाब से YA बराबर क्या होगा, PA बाई PT, बस वही हम लोग किए हैं। अब YB बराबर PB बाई PT। तो YA निकालने का फॉर्मूला क्या है, PA बाई PT। तो PA हम लोग अभी निकाले ना 180 और PT हम लोग का दिया 600, जिससे डिवाइड करेंगे हम लोग का आ जाएगा 0.3। फिर वही बात है ना, मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1 के इक्वल। जब 1 के इक्वल होता है YA जब निकाल लिए तो YB हम लोग का कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो XA हम लोग का आ रहा है 0.4, YA आ रहा है हम लोग का 0.3, XB आ रहा है 0.6, YB हम लोग का आ रहा है 0.7। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड 12 CBSE बोर्ड में। और ये फॉर्मूला अगर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं फंसेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में चैप्टर के बोले थे क्या कि राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ लिए। एक पॉइंट खाली हम लोग को पढ़ना है क्या है कि हाउ कैन वी से दैट राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 2 मिनट का और क्लास है, इसको पूरा कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आखिरी टॉपिक, हाउ कैन वी से दैट राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। सिंपल सा है, जैसे कि आपको पता अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ क्या आया था, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ आया था PA इक्वल टू KH इंटू XA। आपको स्टार्टिंग में देखा होगा PA इक्वल टू KH इंटू XA। यहाँ पे KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। अब जस्ट तुरंत पढ़ा हमने क्या, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ PA इक्वल टू PA नॉट XA। तो दोनों का अगर हम देखें तो LHS इक्वल है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 जब LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो XA से XA कट जाएगा तो KH इंटू PA नॉट। अब इसका मतलब कि हम कब कह सकते हैं क्या कि राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है, कब कैसे तो बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द वैल्यू of PA not equal to KH, when value of PA not equal to KH, then we can say that क्या Raoult's law is a special case of हेनरी लॉ। बात समझ में आ गया, कब कह सकते हैं बताओ, जब PA नॉट का वैल्यू KH के इक्वल आ जाएगा, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि राउल्ट्स लॉ जो है हमारा हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। ठीक है,
तो भाई साहब जितने टॉपिक थे आपके सब हमने बता रखा है, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, इन पे न्यूमेरिकल और राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में कैसे स्पेशल रिलेशन है वो भी हमने बता रखा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिससे कि 100% हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बनते रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक टॉपिक लेकर के आएंगे, क्या, आइडियल गैस इक्वेशन एंड नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस इक्वेशन नहीं दिया है, आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस में क्या रिलेशन है, फिर पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, फिर नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में वही बताएंगे जो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बाय बाय।